यहाँ पर देखना, अपन ने समांतर क्रम संयोजन पहले धारिता का पढ़ा था, प्रतिरोध का भी पढ़ा है ना। जब एक के नीचे एक ही सारी चीजें जुड़ी होती हैं तो उनको बोला जाता है समांतर क्रम में, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने सेलों के लिए समांतर क्रम संयोजन कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा पता होना चाहिए। सिंपल सी परिभाषा है, ये आपके सामने मैंने 1 2 3 सेल जोड़े हैं, और भी इससे ज़्यादा भी सेल आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जोड़ने का तरीका क्या होता है वो इसकी परिभाषा से अपने को मालूम हो जाएगा। परिभाषा में आपको क्या लिखना है कि सभी सेलों के धन सिरे को एक बिंदु से, ये हमने एक बिंदु नाम दे दिया यहाँ पर ए, और ऋण सिरे को दूसरे बिंदु से यानी कि बिंदु बी से, इस प्रकार का जोड़ना सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। बात समझ में रह जाएगी इसकी परिभाषा यार। सभी सेलों के धन सिरे एक बिंदु से और ऋण सिरे दूसरे बिंदु से जोड़ना सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है वो देखिए आप, कि माना कि n सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कितने सेल? n का मतलब होता है सेलों की संख्या, नंबर, है ना। n के स्थान पर कितने भी सेल हो सकते हैं। मान लिया यहाँ पर हमने 3 जोड़े हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी, ऐसा नहीं कि अपन इससे ज़्यादा नहीं जोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी अपन जोड़ सकते हैं। तो इसलिए अपन सेलों की संख्या अपने हिसाब से डिसाइड ना करके वो एक मानने के तौर पर मान लेते हैं कि इसमें n सेल जुड़े हुए, मतलब बहुत सारे सेल जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, माना कि n सेल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और उसके साथ में उनका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, ठीक है ना। विद्युत वाहक बल को हम E से दर्शाते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध जो रहता है वो सभी सेलों के साथ में ही रहता है, जैसे कि इसका आंतरिक प्रतिरोधी, इसका आंतरिक प्रतिरोधी, इसका आंतरिक प्रतिरोधी, ठीक है ना। तो माना कि n सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। इन सेलों से इस परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए भले यहाँ पर ये धारा अलग अलग दिख रही है आपको, तो ये धारा अलग अलग ही होंगी, इसके द्वारा अलग धारा प्रवाहित होगी, इसके द्वारा अलग होगी, इसके द्वारा अलग होगी, लेकिन जब ये बिंदु A पर आएंगी तो ये सारी धाराएं जुड़ जाएंगी। क्या होगा? ये तीनों जो धाराएं आपको अलग अलग दिख रही है, जब ये यहाँ बिंदु A पर इकट्ठी होंगी तो ये सारी धाराएं एक साथ मिल जाएंगी, और एक साथ मिल जाएंगी तो वो कौन सी बन जाएगी? आपकी I। तो इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो कौन सी धारा होगी? आपकी I। यानी कि इन सेलों से इस परिपथ में I धारा बह रही है, जिसके कारण बाह्य प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाता है? आपका V। क्योंकि जब अपन प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित करते हैं तो हमेशा विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा था, किस क्रम में जोड़ा था? समांतर क्रम में जोड़ा था। तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उन सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर एक ही आया था, एक ही विभवांतर उत्पन्न हुआ था उनके सिरों पर। इसी प्रकार ये सेल किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में, है ना। तो ये विद्युत वाहक बल भी एक प्रकार का वोल्टेज ही है। विद्युत वाहक बल क्या है? एक प्रकार का वोल्टेज, जिसके कारण इन सभी सेलों के सिरों पर एक ही विभवांतर होगा, आपका E। मतलब इन सभी सेलों का विभवांतर क्या हो जाएगा? यानी कि विद्युत वाहक बल E। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का कोई बल नहीं होता। अगर हमसे पूछे भी कि विद्युत वाहक बल एक प्रकार का बल है तो असत्य है, वो बल नहीं है, वो क्या है? वोल्टेज है, विभवांतर का बड़ा रूप है, ठीक है ना। तो इन सभी सेलों के लिए, चूंकि ये सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसीलिए इन सभी का विद्युत वाहक बल क्या होगा? आपका E, ठीक है ना। वही बात मैंने इसके पहले भी आपको प्रतिरोध के लिए बताई थी कि जब रास्ता नहीं बदलता है, क्या नहीं होता है? जब रास्ता नहीं बदलता है तो धारा का मान नहीं बदलता है, और अगर बिंदु नहीं बदलते हैं तो विभवांतर नहीं बदलता है। यहाँ पर बिंदु केवल 2 ही है तो विभवांतर नहीं बदलेगा, मतलब विभवांतर यहाँ पर क्या है? आपके सामने विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। ये जो विद्युत वाहक बल है ये विभवांतर ही है, बस ये है कि विभवांतर से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का
कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? सेलों का कुल विद्युत वाहक बल है हमारे पास में E। अब इसके बाद में प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन आपने ये निकाला था, आपको यदि याद हो तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस रेडियस, और यहाँ पर लिख देंगे अपन N/R। ठीक है, ये केवल आपने 3 प्रतिरोध जोड़े थे तो आपने यहाँ तक निकाला था, लेकिन यदि N प्रतिरोध जुड़ेंगे, इस परिपथ में कितने प्रतिरोध जुड़ेंगे? N, तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 रेडियस N/R हो जाएगा ऐसा। अब लेकिन यहाँ पर अपन ने बाह्य प्रतिरोध नहीं जोड़े हैं, यहाँ पर कौन से प्रतिरोध जुड़े हुए समांतर क्रम में? आंतरिक प्रतिरोध। ये किसके लिए निकाला था आपने सूत्र? बाह्य प्रतिरोध के लिए। लेकिन यहाँ पर कौन से प्रतिरोध जुड़े हैं अपने समांतर क्रम में? आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पर आपको ये जो सूत्र लगाओगे, ये सूत्र किसके लिए लगाना है आपको? आंतरिक प्रतिरोध के लिए, यानी कि 1/, इस परिणामी R को अपन नाम देते हैं R, क्योंकि ये परिणामी प्रतिरोध है। यहाँ पर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 रेडियस, यहाँ पे आ जाएगा N/R। तो यहाँ से देखिए ये 1/R बराबर, यहाँ से इन सब में परिणामी जो प्रतिरोध रहेगा वो क्या रहेगा आपका? N/R। सबसे बड़ा प्रतिरोध यही है, ये मान इसके बराबर रख दीजिए आप, N/R। यहाँ तक की प्रक्रिया थोड़ी सी एक बार और देख लो। हमने प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन किया था उसमें ये निकाला था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस N/R, यदि N प्रतिरोध हमारे साथ में हो। अब लेकिन यहाँ पर N प्रतिरोध नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आंतरिक प्रतिरोध के लिए यदि अपन इस सूत्र की बात करते हैं तो ये बनेगा आपका 1/R। R डैश क्यों लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके सामने R R R जुड़े हैं, तो यहाँ पर अपन यदि R रखेंगे तो यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, तो इसके लिए अपन ने इसको एक अलग नाम दे दिया R डैश। बराबर पे इन सभी में सबसे अधिक मान किसका रहेगा? आपके Nवें प्रतिरोध का, जो Nवें नंबर पे जुड़ा हुआ है लास्ट में ना, तो लास्ट वाला प्रतिरोध ले लिया हमने N/R। यहाँ से अब यहाँ से यदि व्युत्क्रम करते हैं अपन, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे आप तो इस 1/R का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपका? R डैश बटे 1। मतलब इसका उल्टा क्या होगा? ये 1 नीचे चला जाएगा, R डैश ऊपर चला जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? R बटे N हो जाएगा ऐसा। अब ये बटे में 1 तो लिखने से कोई मतलब नहीं, मतलब अपने पास में R डैश का मान ये आ चुका है। अब बाह्य प्रतिरोध क्या है आपके पास? बाह्य प्रतिरोध लिखा हुआ है हमारे पास में कैपिटल R। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध हो जाएगा हमारे पास R डैश प्लस R, क्योंकि एक आंतरिक प्रतिरोध तो ये है, सभी आंतरिक प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध R डैश है और बाह्य प्रतिरोध आपके पास R है, तो कुल प्रतिरोध R डैश प्लस R। देखो R डैश का मान आपके पास में क्या है? R/N प्लस का R, ऐसा कैसे ही, इसके बटे मान लिया मैंने 1, क्योंकि इसके बटे में N था। इन दोनों का जो यदि अपन एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? N। 1 का गुणा R में करेंगे तो R, ये प्लस है बीच में प्लस लगाया है, N का गुणा R में करेंगे तो NR। ठीक है, अब आपका कुल प्रतिरोध ये वाला निकल चुका है। तब मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, धारा I बराबर क्या होता है? धारा I बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, यानी कि I बराबर कुल विद्युत वाहक बल आपके पास क्या लिख चुके हैं आप? ये लिखा है ना अपना ऊपर E बटे में कुल प्रतिरोध क्या निकाला अपन ने? R प्लस NR बटे N। यदि अपन इस E के बटे में 1 मानते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये कौन सी स्टेप बन जाएगी? 4। ये चौथी स्टेप चली जाएगी ऊपर, यानी कि हो जाएगा आपका
आई बराबर यहाँ से देखो एन ऊपर जाएगा तो ये एन, और ऊपर क्या था आपके पास में, आर नहीं है, ई है ना, तो ये एन ई बटे में आर प्लस एन आर, यानी कि आई बराबर हमारे पास में क्या सूत्र बन गया है अब, एन ई बटे आर प्लस एन आर। यहाँ तक इसको दे देंगे हम समीकरण एक। अब ये जो समीकरण एक है, इस समीकरण एक में जिस प्रकार से आपने श्रेणीकरण में दो स्थितियां लिखी थी, उसी प्रकार की दो स्थितियां आपको समांतर क्रम में भी लिखनी है। वो स्थितियां कौन कौन सी होंगी देखिए। स्थिति फर्स्ट ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, इसकी हिंदी आप लोगों को ही लिखना है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, यदि आर अत्यंत छोटा हो किसकी तुलना में, कैपिटल आर की तुलना में। स्मॉल आर क्या है इसमें, आंतरिक प्रतिरोध। यदि आंतरिक प्रतिरोध इस बाहरी प्रतिरोध की तुलना में बहुत छोटा हो, आंतरिक प्रतिरोध ये वाला है आपका, बाह्य प्रतिरोध ये वाला है। यदि ये आंतरिक प्रतिरोध इस बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत छोटा होगा, मतलब लगभग 0 के बराबर है ना, तो आई बराबर क्या बच जाएगा आपके पास, ऊपर तो ए नहीं, ऐसा कैसे, और ये 0 होगा तो क्या बच जाएगा, एन आर, एन से एन कट जाएगा, आई बराबर हो जाएगा ई अपान। एक स्थिति आपकी ये निकल के आई, एक और स्थिति बची है, एक स्थिति है आपकी स्थिति सेकेंड। यदि अब क्या लिखें, अब किसके लिए लिखना चाहिए, कैपिटल आर है ना, यदि कैपिटल आर छोटा है छोटा हो इससे स्मॉल आर, मतलब अब अपने को इस बड़े आर के बराबर 0 रखना है। तो समीकरण एक से आई बराबर, ये ऊपर वाला ए नहीं तो ऐसा कैसे रहेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, बटे में ये एन आर जो आपको दिख रहा है, ये आर यदि 0 होगा तो एन भी 0 होगा, मतलब क्या बचेगा, केवल आर बचा। ठीक है। अब इसमें धारा का मान एन गुना है, और इसमें धारा केवल एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, धारा का मान न्यूनतम हो रहा है। ठीक है, और इसमें धारा का मान क्या हो रहा है, अधिक। ओके, अब इसमें लिखना क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको दोनों स्थितियों के लिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत छोटा हो, यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत छोटा होगा तो बहने वाली जो धारा है, यानी कि इन सेलों में बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर हो जाएगी। कब, जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, देखो ये चिन्ह तो आप जानते हो, ये इधर छोटे का है और इधर बड़े का है, तो यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होगा तो बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर हो जाएगी। ये इस स्थिति के लिए लिखना है। इसके लिए जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत छोटा होगा, क्या बोलना है आपको, जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत छोटा होगा। इनके नाम तो पता है ना, ये बाह्य प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है। ये यदि इसकी तुलना में बहुत छोटा होगा तो बहने वाली धारा n गुनी हो जाएगी, अर्थात धारा का मान अधिक हो जाएगा। ठीक है, कल के जैसा ही लिखना है।